पैक्ट की कहानी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था, तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में? तो वाइसराय थे लॉर्ड हर्डिंगे। कौन है ये लॉर्ड हर्डिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं, और जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने, सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा। ठीक है, जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे। ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया? आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम? हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े, ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना? इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो। अब क्या है? अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, ये एक मेन एम रहा, टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको? यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए, जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर्स से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सेलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड। ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई। बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था, और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया, और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए।
देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज, ठीक है। दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट जो था, इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहां पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ आए और सहमति के साथ बाल गंगाधर तिलक जी दोबारा कांग्रेस में आकर के जुड़े। ये एक फायदा रहा बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे आईएनसी से और दोबारा लखनऊ पैक्ट में ही आकर के ये कांग्रेस में जुड़ गए। तो लखनऊ पैक्ट के बाद से नेशनल मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी मिली, नई डायरेक्शन मिली, ठीक है। तो ये कुछ फायदे जो थे लखनऊ पैक्ट के रहे। तो आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। लखनऊ पैक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1916 से लेकर के 1918 के बीच, ठीक है। ये आपके पास टाइम पीरियड है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एंड वाइसराय की बात करें तो चैम्सफोर्ड थे, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा। तो आपने देखा 1916 तक इनसे पहले थे लॉर्ड हर्डिंगे, इनसे पहले कौन थे, लॉर्ड हर्डिंगे, ठीक है। देन 16 में लखनऊ पैक्ट हर्डिंगे के टाइम पे हुआ। देन 16 के एंडिंग से ही जो थे वाइसराय की उपाधि पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुई, ठीक है। और इसके जो मेन लीडर थे होम रूल मूवमेंट के वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की पूना में। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना वाली होम रूल मूवमेंट के लीडर कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, पूना महाराष्ट्र में। एंड मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यानी साउदर्न इंडिया में किसने स्टार्ट की, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो थे एनी बेसेंट जी। कौन थी वो, एनी बेसेंट जी, ठीक है। इतना समझ आया, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं अब होम रूल मूवमेंट के मेन एम क्या थे। पहला एम था अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी खुद का रूल होना चाहिए हमारा, होम रूल होना चाहिए, ये इसका एम था। एंड सेकंड वन इज स्प्रेड करना पॉलिटिकल अवेयरनेस को, ठीक है, इंडियन पीपल में पॉलिटिकल नॉलेज को, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लाया गया था, ये आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इंडिया में जो थी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये याद रखना। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी ये याद रखिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट हुई थी, क्या हुई थी, होम रूल मूवमेंट। आगे मूव करते हैं अब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे तिलक होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई थी, मंथ था अप्रैल 1916 ईयर एट पूना। मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से एरियाज इन्होंने कवर किए थे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बिहार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी, सितंबर मंथ में 1916 में, ठीक। कुछ महीनों बाद तिलक की होम रूल लीग के बाद कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसमें ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे, ठीक है, आर्टिकल छापते थे एंड और इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे, ठीक है, पैट्रियोटिक भाषण देते थे और लोगों को अवेयर करते थे ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों और होम रूल की डिमांड करें, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसमें जो कुछ न्यूज़पेपर यूज़ किए गए थे पहले देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो था न्यू इंडिया, याद रखोगे। कौन थी इसकी फाउंडर, एनी बेसेंट। एंड केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
और ये जो मूवमेंट थी किस तरह की मूवमेंट थी ये याद रखोगे, नॉन वायलेंट थी, किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटी इस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली, ठीक है। एंड इंस्पायर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर, ये याद रखोगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि होम रूल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या रहे, फायदे क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहे। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी आई, और ब्रॉट सम न्यू लीडर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, पब्लिक ने भी जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और कुछ नए यंग लीडर्स भी आईएनसी में आकर के मिले। प्रेशर प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रॉमिस रिफॉर्म, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो इसी मूवमेंट की वजह से आगे हमें देखने को मिला एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में हुआ। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल। और ये जो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट एंडेड अराउंड 1918 के आसपास आकर के खत्म हो गया, जब एनी बेसेंट जो थी अरेस्ट हो गई और बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड मूव करके किसी लीगल केस की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, एंड होम रूल मूवमेंट क्या थी और उसके रिजल्ट क्या रहे। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं, जहां हमने देखा 1905 में बंगाल में होता है बंगाल पार्टीशन। क्या होता है? बंगाल पार्टीशन। अब बंगाल पार्टीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बंगाल में जो पीपल्स उनको दो कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया। दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। देन 1911 आते तक यानी 1911 तक बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। इंडियंस की जो यूनिटी को देख करके, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख करके दोबारा बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा, ठीक है, 1911 में लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे। अब यहां से इंडियंस को समझ आया, यहां से इंडियन को क्या समझ आया कि यूनिटी से ही इंडियंस जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं तो वो रिफॉर्म जो है इन्हीं की, जो अगर यूनिटी रहेगी तो ये चीज़ें उनको हासिल होंगी, ठीक है। अब उसके बाद 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के वापस आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है लखनऊ पैक्ट की कहानी, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में? तो वाइसराय थे लॉर्ड हरदिंगे। कौन है ये लॉर्ड हरदिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था, ठीक है। कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं, और जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, ठीक है। एक आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है। बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा, ठीक है। जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं।
राइट। तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया, आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम, हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े, ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना, इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो, अब क्या है, अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, ये एक मेन एम रहा टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको, यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए, जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर्स से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड। ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई। बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था, और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया, और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए। ठीक है, फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट जो था, इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ आए और सहमति के साथ बाल गंगाधर तिलक जी दोबारा कांग्रेस में आकर के जुड़े। ये एक फायदा रहा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे आईएनसी से, और दोबारा लखनऊ पैक्ट में ही आकर के ये कांग्रेस में जुड़ गए। तो लखनऊ पैक्ट के बाद से नेशनल मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी मिली, नई डायरेक्शन मिली। ठीक है, तो ये कुछ फायदे जो थे लखनऊ पैक्ट के रहे। तो आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। लखनऊ पैक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1916 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एंड वाइसराय की बात करें तो चैम्सफोर्ड थे, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा। तो आपने देखा 1916 तक इनसे पहले थे लॉर्ड हर्दिंगे। इनसे पहले कौन थे, लॉर्ड हर्दिंगे।
ठीक है। देन 16 में लखनऊ पैक्ट हरदिंगे के टाइम पे हुआ। देन 16 के एंडिंग से ही जो थे वायसराय की उपाधि पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुई। ठीक है। और इसके जो मेन लीडर थे होम रूल मूवमेंट के वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की पूना में। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना वाली होम रूल मूवमेंट के लीडर कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, पूना महाराष्ट्र में। एंड मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यानी साउदर्न इंडिया में किसने स्टार्ट की, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो थे एनी बेसेंट जी। कौन थी वो, एनी बेसेंट जी। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं अब होम रूल मूवमेंट के मेन एम क्या थे। पहला एम था अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी खुद का रूल होना चाहिए हमारा, होम रूल होना चाहिए, ये इसका एम था। एंड सेकंड वन इज स्प्रेड करना पॉलिटिकल अवेयरनेस को, ठीक है, इंडियन पीपल में पॉलिटिकल नॉलेज को, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लाया गया था, ये आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इंडिया में जो थी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये याद रखना। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट हुई थी, क्या हुई थी, होम रूल मूवमेंट। आगे मूव करते हैं अब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे तिलक होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई थी, मंथ था अप्रैल 1916 ईयर एट पूना। मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से एरियाज इन्होंने कवर किए थे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बिहार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी, सितंबर मंथ में 1916 में। ठीक, कुछ महीनों बाद तिलक की होम रूल लीग के बाद कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसमें ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे। ठीक है, आर्टिकल छापते थे एंड और इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे। ठीक है, पैट्रियोटिक भाषण देते थे और लोगों को अवेयर करते थे, ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों और होम रूल की डिमांड करें। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसमें जो कुछ न्यूज़पेपर यूज़ किए गए थे, पहले देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो था न्यू इंडिया, याद रखोगे। कौन थे इसकी फाउंडर, एनी बेसेंट। एंड केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी किस तरह की मूवमेंट थी, ये याद रखोगे, नॉन वायलेंट थी। किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटी इस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर, ये याद रखोगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि होम रूल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या रहे, फायदे क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहे। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी आई और ब्रॉट सम न्यू लीडर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। पब्लिक ने भी जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और कुछ नए यंग लीडर्स भी आईएनसी में आकर के मिले। प्रेशर प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रॉमिस रिफॉर्म। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो इसी मूवमेंट की वजह से आगे हमें देखने को मिला है कि इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में हुआ। उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में इन डिटेल। और ये जो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट एंडेड अराउंड 1918 के आसपास आकर के खत्म हो गया, जब एनी बेसेंट जो थी अरेस्ट हो गई और बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड मूव करके किसी लीगल केस की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, एंड होम रूल मूवमेंट क्या थी और उसके रिजल्ट क्या रहे। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। जहां हमने देखा 1905 में बंगाल में होता है बंगाल पार्टीशन। क्या होता है, बंगाल पार्टीशन।
अब बंगाल पार्टीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बंगाल में जो पीपल्स उनको दो कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया। दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। देन 1911 आते तक यानी 1911 तक बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। इंडियंस की जो यूनिटी को देख करके, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख करके दोबारा बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा। ठीक है, 1911 में लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे। अब यहां से इंडियंस को समझ आया, यहां से इंडियन को क्या समझ आया कि यूनिटी से ही इंडियंस जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं तो वो रिफॉर्म जो है इन्हीं की, जो अगर यूनिटी रहेगी तो ये चीज़ें उनको हासिल होंगी। ठीक है, अब उसके बाद 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के वापस आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है लखनऊ पैक्ट की कहानी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में? तो वाइसराय थे लॉर्ड हरदिंगे। कौन है ये लॉर्ड हरदिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं, और जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। ठीक है, एक आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा। ठीक है, जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे। ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया? आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम? हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े, ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना? इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो। अब क्या है? अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, ये एक मेन एम रहा टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको? यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए
जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई, बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था, और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया, और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो लखनऊ पैक्ट जो था, इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहां पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ आए और सहमति के साथ बाल गंगाधर तिलक जी दोबारा कांग्रेस में आकर के जुड़े, ये एक फायदा रहा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे आईएनसी से, और दोबारा लखनऊ पैक्ट में ही आकर के ये कांग्रेस में जुड़ गए। तो लखनऊ पैक्ट के बाद से नेशनल मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी मिली, नई डायरेक्शन मिली। ठीक है, तो ये कुछ फायदे जो थे लखनऊ पैक्ट के रहे। तो आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। लखनऊ पैक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1916 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एंड वाइसराय की बात करें तो चैम्सफोर्ड थे, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा। तो आपने देखा 1916 तक इनसे पहले थे लॉर्ड हर्डिंगे, इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड हर्डिंगे। ठीक है, देन 16 में लखनऊ पैक्ट हर्डिंगे के टाइम पे हुआ। देन 16 के एंडिंग से ही जो थे वाइसराय की उपाधि पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुई। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे होम रूल मूवमेंट के वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की पूना में, याद रखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना वाली होम रूल मूवमेंट के लीडर कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, पूना महाराष्ट्र में। एंड मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यानी साउदर्न इंडिया में किसने स्टार्ट की, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो थे एनी बेसेंट जी। कौन थी वो? एनी बेसेंट जी। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं अब होम रूल मूवमेंट के मेन एम क्या थे। पहला एम था अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी खुद का रूल होना चाहिए हमारा, होम रूल होना चाहिए, ये इसका एम था। एंड सेकंड वन इज स्प्रेड करना पॉलिटिकल अवेयरनेस को। ठीक है, इंडियन पीपल में पॉलिटिकल नॉलेज को, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लाया गया था? ये आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इंडिया में जो थी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये याद रखना। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी ये याद रखिएगा। ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट हुई थी, क्या हुई थी? होम रूल मूवमेंट। आगे मूव करते हैं अब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे तिलक होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई थी? मंथ था अप्रैल 1916 ईयर एट पूना।
मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से एरियाज इन्होंने कवर किए थे? महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बिहार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर मंथ में 1916 में। ठीक कुछ महीनों बाद तिलक की होम रूल लीग के बाद कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसमें ये क्या करते थे? न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे। ठीक है, आर्टिकल छापते थे एंड और इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे। ठीक है, पैट्रियोटिक भाषण देते थे और लोगों को अवेयर करते थे ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों और होम रूल की डिमांड करें। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसमें जो कुछ न्यूज़पेपर यूज़ किए गए थे, पहले देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो था न्यू इंडिया, याद रखोगे। कौन थे इसकी फाउंडर? एनी बेसेंट। एंड केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी किस तरह की मूवमेंट थी ये याद रखोगे, नॉन वायलेंट थी। किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटी इस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर, ये याद रखोगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि होम रूल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या रहे, फायदे क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहे। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी आई और ब्रॉट सम न्यू लीडर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। पब्लिक ने भी जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और कुछ नए यंग लीडर्स भी आईएनसी में आकर के मिले। प्रेशर प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रॉमिस रिफॉर्म। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो इसी मूवमेंट की वजह से आगे हमें देखने को मिला है कि इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में हुआ। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में इन डिटेल। और ये जो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट एंडेड अराउंड 1918 के आसपास आकर के खत्म हो गया जब एनी बेसेंट जो थी अरेस्ट हो गई और बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड मूव करके किसी लीगल केस की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, एंड होम रूल मूवमेंट क्या थी और उसके रिजल्ट क्या रहे। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। जहां हमने देखा 1905 में बंगाल में होता है बंगाल पार्टीशन। क्या होता है? बंगाल पार्टीशन। अब बंगाल पार्टीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बंगाल में जो पीपल्स थे उनको दो कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया। दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। देन 1911 आते तक यानी 1911 तक बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। इंडियंस की जो यूनिटी को देख करके, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख करके दोबारा बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा। ठीक है, 1911 में लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे। अब यहाँ से इंडियंस को समझ आया, यहाँ से इंडियन को क्या समझ आया कि यूनिटी से ही इंडियंस जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं तो वो रिफॉर्म जो है इन्हीं की, जो अगर यूनिटी रहेगी तो ये चीज़ें उनको हासिल होंगी। ठीक है, अब उसके बाद 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के वापस आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है लखनऊ पैक्ट की कहानी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में? तो वाइसराय थे लॉर्ड हरदिंगे। कौन है ये लॉर्ड हरदिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं,
जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने, सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, ठीक है। आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है। बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा, ठीक है। जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया? आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है। दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम? हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े, ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है। एक पॉइंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना? इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो। अब क्या है? अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। ये एक मेन एम रहा, टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको? यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए, जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर्स से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सेलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड, ठीक है। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई। बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था, और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया, और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज, ठीक है। दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट जो था
इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ आए और सहमति के साथ बाल गंगाधर तिलक जी दोबारा कांग्रेस में आकर के जुड़े। ये एक फायदा रहा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे आईएनसी से और दोबारा लखनऊ पैक्ट में ही आकर के ये कांग्रेस में जुड़ गए। तो लखनऊ पैक्ट के बाद से नेशनल मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी मिली, नई डायरेक्शन मिली। ठीक है, तो ये कुछ फायदे जो थे लखनऊ पैक्ट के रहे। तो आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। लखनऊ पैक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1916 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एंड वाइसराय की बात करें तो चैम्सफोर्ड थे, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा। तो आपने देखा 1916 तक इनसे पहले थे लॉर्ड हर्डिंगे, इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड हर्डिंगे। ठीक है, देन 16 में लखनऊ पैक्ट हर्डिंगे के टाइम पे हुआ। देन 16 के एंडिंग से ही जो थे वाइसराय की उपाधि पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुई। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे होम रूल मूवमेंट के वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की पूना में। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना वाली होम रूल मूवमेंट के लीडर कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, पूना महाराष्ट्र में। एंड मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यानी साउदर्न इंडिया में किसने स्टार्ट की? तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो थे एनी बेसेंट जी। कौन थी वो? एनी बेसेंट जी। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं अब होम रूल मूवमेंट के मेन एम क्या थे। पहला एम था अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी खुद का रूल होना चाहिए हमारा, होम रूल होना चाहिए, ये इसका एम था। एंड सेकंड वन इज स्प्रेड करना पॉलिटिकल अवेयरनेस को। ठीक है, इंडियन पीपल में पॉलिटिकल नॉलेज को, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लाया गया था? ये आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इंडिया में जो थी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ये याद रखना, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी ये याद रखिएगा। ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट हुई थी। क्या हुई थी? होम रूल मूवमेंट। आगे मूव करते हैं अब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे तिलक होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई थी? मंथ था अप्रैल 1916 ईयर एट पूना। मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से एरियाज इन्होंने कवर किए थे? महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बिहार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर मंथ में 1916 में। ठीक, कुछ महीनों बाद तिलक की होम रूल लीग के बाद कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसमें ये क्या करते थे? न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे। ठीक है, आर्टिकल छापते थे एंड और इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे। ठीक है, पैट्रियोटिक भाषण देते थे और लोगों को अवेयर करते थे, ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों और होम रूल की डिमांड करें। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसमें जो कुछ न्यूज़पेपर यूज़ किए गए थे, पहले देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो था न्यू इंडिया। याद रखोगे, कौन थी इसकी फाउंडर? एनी बेसेंट। एंड केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी किस तरह की मूवमेंट थी ये याद रखोगे? नॉन वायलेंट थी, किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटी इस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर, ये याद रखोगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि होम रूल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या रहे, फायदे क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहे। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी आई और ब्रॉट सम न्यू लीडर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। पब्लिक ने भी जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और कुछ नए यंग लीडर्स भी आईएनसी में आकर के मिले। प्रेशर प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रॉमिस रिफॉर्म।
ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो इसी मूवमेंट की वजह से आगे हमें देखने को मिला एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में हुआ। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल। और ये जो मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट, एंडेड अराउंड 1918 के आसपास आकर के खत्म हो गया जब एनी बेसेंट जो थी अरेस्ट हो गई और बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड मूव करके किसी लीगल केस की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, एंड होम रूल मूवमेंट क्या थी और उसके रिजल्ट क्या रहे। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं, जहां हमने देखा 1905 में बंगाल में होता है बंगाल पार्टीशन। क्या होता है? बंगाल पार्टीशन। अब बंगाल पार्टीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बंगाल में जो पीपल्स उनको दो कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया। दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। देन 1911 आते तक यानी 1911 तक बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। इंडियंस की जो यूनिटी को देख करके, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख करके दोबारा बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा। ठीक है, 1911 में लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे। अब यहाँ से इंडियंस को समझ आया, यहाँ से इंडियन को क्या समझ आया कि यूनिटी से ही इंडियंस जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं तो वो रिफॉर्म जो है इन्हीं की, जो अगर यूनिटी रहेगी तो ये चीज़ें उनको हासिल होंगी। ठीक है, अब उसके बाद 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के वापस आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है लखनऊ पैक्ट की कहानी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में? तो वाइसराय थे लॉर्ड हरदिंगे। कौन है ये लॉर्ड हरदिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं, और जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने, सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा। ठीक है, जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे। ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया? आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम? हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े
ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना? इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो। अब क्या है? अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, ये एक मेन एम रहा, टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको? यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए, जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर्स से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सेलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड। ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई। बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था, और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए। ठीक है, फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट जो था, इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ आए और सहमति के साथ बाल गंगाधर तिलक जी दोबारा कांग्रेस में आकर के जुड़े। ये एक फायदा रहा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सूरत स्प्लिट के बाद अलग हो गए थे आईएनसी से, और दोबारा लखनऊ पैक्ट में ही आकर के ये कांग्रेस में जुड़ गए। तो लखनऊ पैक्ट के बाद से नेशनल मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी मिली, नई डायरेक्शन मिली। ठीक है, तो ये कुछ फायदे जो थे लखनऊ पैक्ट के रहे। तो आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। लखनऊ पैक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1916 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एंड वाइसराय की बात करें तो चैम्सफोर्ड थे, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा। तो आपने देखा 1916 तक इनसे पहले थे लॉर्ड हर्डिंगे। इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड हर्डिंगे। ठीक है, देन 16 में लखनऊ पैक्ट हर्डिंगे के टाइम पे हुआ। देन 16 के एंडिंग से ही जो थे वाइसराय की उपाधि पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुई। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे होम रूल मूवमेंट के वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की पूना में। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना वाली होम रूल मूवमेंट के लीडर कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, पूना महाराष्ट्र में। एंड मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यानी साउदर्न इंडिया में किसने स्टार्ट की? तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो थे एनी बेसेंट जी। कौन थी वो? एनी बेसेंट जी। ठीक है, इतना समझ आया? बहुत ईजी है। आइए देखते हैं अब होम रूल मूवमेंट के मेन एम क्या थे। पहला एम था अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को।
ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी खुद का रूल होना चाहिए हमारा, होम रूल होना चाहिए, ये इसका एम था। एंड सेकंड वन इज स्प्रेड करना पॉलिटिकल अवेयरनेस को, ठीक है, इंडियन पीपल में पॉलिटिकल नॉलेज को, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लाया गया था? ये आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इंडिया में जो थी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये याद रखना। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी ये याद रखिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट हुई थी, क्या हुई थी? होम रूल मूवमेंट। आगे मूव करते हैं अब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे तिलक होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई थी? मंथ था अप्रैल 1916 ईयर एट पूना। मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से एरियाज इन्होंने कवर किए थे? महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बिहार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर मंथ में 1916 में। ठीक, कुछ महीनों बाद तिलक की होम रूल लीग के बाद कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है। जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कवर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसमें ये क्या करते थे? न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे, ठीक है, आर्टिकल छापते थे एंड और इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे, ठीक है, पैट्रियोटिक भाषण देते थे और लोगों को अवेयर करते थे ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों और होम रूल की डिमांड करें, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसमें जो कुछ न्यूज़पेपर यूज़ किए गए थे, पहले देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो था न्यू इंडिया, याद रखोगे। कौन थे इसकी फाउंडर? एनी बेसेंट। एंड केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये जो मूवमेंट थी किस तरह की मूवमेंट थी ये याद रखोगे, नॉन वायलेंट थी। किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटी इस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली, ठीक है। एंड इंस्पायर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी, आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर, ये याद रखोगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि होम रूल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या रहे, फायदे क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहे। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी आई। और ब्रॉट सम न्यू लीडर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, पब्लिक ने भी जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल में। और कुछ नए यंग लीडर्स भी आईएनसी में आकर के मिले। प्रेशर प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रॉमिस रिफॉर्म, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो इसी मूवमेंट की वजह से आगे हमें देखने को मिला है कि इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में हुआ, उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल। और ये जो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट एंडेड अराउंड 1918 के आसपास आकर के खत्म हो गया, जब एनी बेसेंट जो थी अरेस्ट हो गई और बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड मूव करके किसी लीगल केस की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, एंड होम रूल मूवमेंट क्या थी और उसके रिजल्ट क्या रहे। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं, जहां हमने देखा 1905 में बंगाल में होता है बंगाल पार्टीशन। क्या होता है? बंगाल पार्टीशन। अब बंगाल पार्टीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बंगाल में जो पीपल्स उनको दो कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया। दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। देन 1911 आते तक यानी 1911 तक बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। इंडियंस की जो यूनिटी को देख करके, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख करके दोबारा बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा, ठीक है, 1911 में लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे। अब यहाँ से इंडियंस को समझ आया, यहाँ से इंडियन को क्या समझ आया कि यूनिटी से ही इंडियंस जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं तो वो रिफॉर्म जो है इन्हीं की, जो अगर यूनिटी रहेगी तो ये चीज़ें उनको हासिल होंगी, ठीक है।
अब उसके बाद 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के वापस आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है लखनऊ पैक्ट की कहानी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। सबसे पहले आप याद रखेंगे ईयर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है डेट, ईयर जो भी है। देन उसके बाद कहाँ पे जो था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था, तो कांग्रेस का सेशन जो था, आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था उस दौरान, वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखोगे। उसके साथ ही आप याद रखोगे उस टाइम पे वाइसराय कौन था इंडिया में, तो वाइसराय थे लॉर्ड हरदिंगे। कौन है ये लॉर्ड हरदिंगे? इन्हीं के टाइम पे जो था दिल्ली दरबार सेटअप हुआ था और बंगाल जो था दोबारा से रीयूनाइट हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 तक। तो इन्हीं के दौरान जो था लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, कांग्रेस सेशन की जैसे हमने बात की, जिसको लखनऊ सेशन के नाम से जानते हैं, और जो कांग्रेस का सेशन 1916 में हुआ था जिसको लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने लाए हैं आपके सामने, सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनसी और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, ये दोबारा से इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। ठीक है, एक आप याद रखिएगा 1914 जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाहर आने के बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ जोड़ा। ठीक है, जैसा आपने देखा था 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और इस सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे। ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा। देन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया, आईएनसी को और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जोड़ा। दूसरे लीडर जिनका इसमें इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आईएनसी की तरफ से बीजी तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और उसके बाद ही जो थे बीजी तिलक ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापस एंट्री हुई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेन एम क्या था लखनऊ पैक्ट का, समझते हैं मेन एम को। मेन एम था टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या था मेन एम? हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ ये जुड़े, ताकि एक साथ जो मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक साथ ही सारे मिलके काम करें, हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्या डिमांड करना? इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज इससे पहले आपने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बिकॉज यहाँ से इंडियंस को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है और कुछ बेहतर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, इंडियंस को ये होप थी। बट 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियंस ने कहा रिफॉर्म नहीं चलेंगे अब तो, अब क्या है, अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, ये एक मेन एम रहा टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ओके, ये समझ आया सबको? यहां तक आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने बनाए, जो उनके आपस में समझौते थे, जो वो ब्रिटिशर से डिमांड चाहते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे। पहला प्रोविजन था इंडियन शुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इंडियन को क्या मिलनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक चीज। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव इलेक्टेड मेंबर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को पास करके जाएंगे, और जो जीतेगा, जो इलेक्टेड होगा, उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं, जबकि इलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्टिव। थर्ड मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई। बिकॉज इससे पहले आपने देखा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद था,
और आईएनसी के बहुत से लीडर ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए किसी भी कम्युनिटी को। देन यहाँ पे इनके बीच में ये समझौता हो गया और आईएनसी भी इस चीज़ के लिए मान गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट था 1/3 यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड सिक्स्थ था स्ट्रेंथनिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए समझते हैं क्या इसके अब फायदे रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे ये यूनाइट हुए फॉर अ कॉमन कॉज, ठीक है। दोनों की जो डिमांड्स थी वो दोनों एक दूसरे की डिमांड से सहमत थे। एंड नेक्स्ट वन इज मार्क द रिवील ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट जो था इस इवेंट को मार्क किया जा सकता है कि ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली।